नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज के एजेंडा में। हफ्ते की शुरुआत हुई है और अगले कुछ जिस तरह से हमने इतिहास बनाया है देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करके, तो आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। ये मेट्रो परियोजनाएं इन शहरों को देंगी पर्यावरण अनुकूल रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम। देश के विभिन्न राज्यों में आज भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान रहेगा जारी। टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 6 राज्यों में 17,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को लगा है टीका। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुल रहे हैं स्कूल। और कृषि कानूनों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रही खींचतान के बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा इस मामले की सुनवाई। सर्वोच्च अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के स्वयं को अलग कर लेने के मामले पर भी कर सकती है गौर। 26 जनवरी पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने संबंधी दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी आज होगी सुनवाई। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मेट्रो परियोजनाएं इन शहरों को पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएंगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। परियोजना की लागत 5,384 करोड़ रुपए है। सूरत मेट्रो रेल परियोजना करीब 40 किलोमीटर लंबी है और इसमें भी 2 कॉरिडोर हैं। परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। नरेंद्र मोदी सरकार देश के तमाम शहरों में शहरीकरण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी के ढांचे में सुधार कर रही है। इसके लिए तमाम शहरों में मेट्रो सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। यह मेट्रो परियोजनाएं इन शहरों को पर्यावरण अनुकूल रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करेंगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 गलियारों के साथ 28.25 किलोमीटर लंबी है। कॉरिडोर 1 22.8 किलोमीटर लंबा है और इसकी दूरी मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक है। कॉरिडोर 2 5.4 किलोमीटर लंबा है और इसकी दूरी JNLU से GIFT सिटी तक है। चरण 2 परियोजना की कुल पूर्ण लागत 5,384 करोड़ रुपए है। वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना 40.35 किलोमीटर लंबी है और इसमें 2 गलियारे शामिल हैं। कॉरिडोर 1 21.61 किलोमीटर लंबा है और इसकी दूरी सरथाना से ड्रीम सिटी तक है। कॉरिडोर 2 18.74 किलोमीटर लंबा है और यह भीसन से सरोली तक है। परियोजना की कुल पूर्ण लागत 12,020 करोड़ रुपए है। आज देश के 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने का लक्ष्य है। आज देश में करीब 700 किलोमीटर से मेट्रो ट्रैक हैं और साल 2025 तक इसका विस्तार 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास है। DD न्यूज। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधाकर दास जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से, तो वहीं सुमन इस वक्त जुड़ रही हैं गांधीनगर से। सबसे पहले चलिए सुमन के पास चलते हैं। सुमन, क्या कुछ तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? किस तरह से आज जो प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं वो बिल्कुल बदल के रख देगी उस इलाके की तस्वीर? जी बिल्कुल, गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर को जोड़ने के लिए जो रेलवे परियोजना का फेज़ 2 जो है मेट्रो रेल परियोजना का, उसका आज भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोग महात्मा मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों ही
ऐसी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर हमेशा ही कई लोगों की आवाजाही रहती है, और ऐसे में जब ये मेट्रो परियोजना इन दोनों शहरों को जोड़ेगी तो आने वाले समय में यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आगे आने वाले समय में इस मेट्रो रेल परियोजना से एयरपोर्ट को भी जोड़ा जाएगा, रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाएगा, कई स्कूल, कई कॉलेज, कई टूरिस्ट प्लेसेस, तो कई ऐसे कमर्शियल एरिया जो है वो ये मेट्रो परियोजनाएं जो है उनको कवर करेगी। तो यहाँ के लोगों के लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। करीब गांधीनगर और अहमदाबाद की 62 लाख जो जनता है उन्हें इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अहमदाबाद भी एक मेट्रो सिटीज़ में उसका नाम गिना जाता है, तो ट्रैफिक की समस्या को जो है वो ये मेट्रो परियोजना काफ़ी दूर करेगी, ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगा। इसके साथ ही कार्बन एमिशन हो या फिर लोगों का जो समय है, जो ट्रैवल में जो लोगों को समय लगता है वो इससे समय भी बचेगा। और पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल इस परियोजना का जो है वो शिलान्यास करने वाले हैं, तो लोगों के लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद होगा। और आगे आने वाले समय में जो एक हब जो बन रहा है, अहमदाबाद बन रहा है, उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वहीं सूरत की बात की जाए तो आज सूरत में भी मेट्रो रेल परियोजना का जो है वो शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो डायमंड सिटी है, अब तक वहाँ पे रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम जो है वो नहीं था, पर आज इस शिलान्यास से जो है सूरत को भी वो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। बिल्कुल, सुमन सुधाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, 18 शहरों में इस वक्त मेट्रो चल रही है और इसे 25 शहरों में इसका विस्तार की यहाँ पर योजना है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ परियोजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, बल्कि तय समय में और टारगेट समय में जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं मेट्रो का ये विस्तार, और किस तरह से एक मजबूत इच्छा शक्ति के चलते ये पूरी विकास की गाथा लिख रही है? देखिए, दो चीजों पर प्रधानमंत्री का अगर आप कहें तो फोकस बहुत ज्यादा रहा है। एक तरह से शहरीकरण को अतीत में चुनौती माना गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये मानना है कि शहरीकरण एक तरह से अवसर है शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के विकास का, सहूलियतें बढ़ाने के लिए आम लोगों के लिए। दूसरा उनका जरूर मानना रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी विकास को एक नया आयाम दे सकती है, और इस वजह से बीते 6 वर्षों में इस पर बहुत ज्यादा जोर रहा है। और जैसा आपने जिक्र किया जया, साल 2014 में सिर्फ देश के 5 शहरों में मेट्रो था, अभी 18 शहरों तक ये मेट्रो पहुंच चुका है, और 2025 तक इसे 25 शहरों तक पहुंचाने की योजना। साल 2014 तक सिर्फ करीब 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी, आज 750 किलोमीटर से ज्यादा, यानी 3 गुना ये मेट्रो लाइन हो चुका है। वो 1700 किलोमीटर तक साल 2025 तक हो जाएगा। साल 2014 तक अगर बात करें तो 17 लाख यात्री रोजाना मेट्रो में सफर करते थे, वो संख्या अभी बढ़कर करीब 5 गुना यानी 85 लाख। मेट्रो सिर्फ एक तरह से सस्ता सुलभ यात्रा नहीं सुविधा मुहैया कराता है, बल्कि एक तरह से ये पर्यावरण अनुकूल है, लोगों को एक सुरक्षा का भाव भी प्रदान करता है। और एक तरह से सिर्फ मेट्रो का जाल बिछाने की कोशिश नहीं है, बल्कि जिस शहर की जो जरूरत है उस शहर के लिहाज से मेट्रो भी बनाया जा रहा है। कहीं मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए जरूरत है, तो कहीं हो सकता है मेट्रो के एक हल्के रूप की जरूरत हो। तो उस तरह से सोच है, खासतौर से मेट्रो को बढ़ावा देने में इस बात से भी मदद मिली है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव किया गया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से आज मेट्रो के कोच और तमाम इक्विपमेंट देश में ही बन रहे हैं, देश में बन ही नहीं रहे हैं, कई देशों को निर्यात भी हो रहा है। तो एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत का भी उदाहरण बन रहा है। और निश्चित तौर पर जो कनेक्टिविटी को, चाहे शहरों की बात हो चाहे गांवों की बात हो, कनेक्टिविटी का एक तरह से विस्तार हो, हर एक व्यक्ति तक, हर एक कोने तक ये पहुंचे, ये प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहा। उसमें आज जो 17,500 करोड़ की और करीब कह सकते हैं 68 किलोमीटर की ये जो प्रोजेक्ट है, एक तरह से अहमदाबाद सूरत शहर को एक बड़ी सौगात इसके जरिए मिलेगी। बिल्कुल सुधाकर। सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमन, जिस तरह से निर्बाध कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं जो मौजूदा इस वक्त ट्रांसपोर्ट प्रणाली है अहमदाबाद और सूरत में, उसमें कितना बदलाव देखेंगे? साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, जो जिस तरह से उनकी सजावट है, बनावट है, क्या इस तरह के कुछ ड्रीम स्टेशन हमें सूरत और अहमदाबाद में भी देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कनेक्टिविटी की बात की, तो जो अहमदाबाद में फ़ेज़ 1 का जो मेट्रो रेल परियोजना जो शुरू है 2019 से शुरू है, तो वो उसकी लंबाई जो है वो 40 किलोमीटर की थी, जिसमें 6.5 किलोमीटर अभी जो परियोजना है, जो रेल मेट्रो रेल है उस रूट पर चल रही है। तो अभी भी कनेक्टिविटी जो है वो अहमदाबाद को, पूरे अहमदाबाद को कवर करती है। तो अब जब ये सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है अहमदाबाद के लिए, अब तक ऐसा था कि अहमदाबाद और गांधीनगर में कुछ दूरी थी, पर जब मेट्रो परियोजनाएँ आ जाएगी तो इस दूरी को बिल्कुल कम किया जा सकेगा। और जिस तरीके से
आपने बात की कि किस तरीके से सजावट इन स्टेशन पर की जाएगी, तो बिल्कुल गुजरात जो है वो अपने आप में एक अलग संस्कृति रखता है, बिल्कुल अलग इसकी एक रौनक रहती है। तो कहीं ना कहीं सभी रेलवे स्टेशन पर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे कई हमारे जो नेता रहे हैं उनकी जो है वो तस्वीरें वहाँ पर होगी, या फिर उन्होंने जो काम किए हैं वो मेट्रो स्टेशन पर भी उसकी सजावट होगी। और सबसे बड़ी बात की जाए तो लोगों को ये जो प्रधानमंत्री आज सौगात देने वाले हैं वो बहुत ही काम आने वाली हैं। जब कोरोना समय में जब मेट्रो सेवाएं, कोरोना समय के कुछ महीनों बाद जब मेट्रो सेवाएं शुरू हुई तो उसके बाद भी लोगों में काफ़ी उत्साह था, और आज भी जब शिलान्यास इसका फेज़ 2 का किया जा रहा है तब भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, और उन्हें खुशी है इस बात की कि जो मेट्रो सिटीज़ है, जो बड़े बड़े शहर है गुजरात के, उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री उन्हें ये सौगात देने वाले हैं। बिल्कुल, सुधाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, किस तरह से आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय में हमने जो हमारी रेल परियोजनाएं हैं उसमें एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। यहाँ पर लंबित पड़ी परियोजनाओं की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नई तकनीक विकसित करने की बात हो रही है, यहाँ पर एक निर्बाध कनेक्टिविटी की बात हो रही है, और दूर दराज इलाकों तक भी। कल उसकी एक बानगी देखी, किस तरह से केवड़िया जो एक गाँव हुआ करता था वहाँ पर अब एक ग्रीन रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई है। देश के बड़े शहरों से सीधे हम केवड़िया पहुँच सकते हैं। तो ये जो नया इनोवेशन है, तकनीक है, और आत्मनिर्भर भारत की जो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है, किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को, इस नई सोच को? जी बिल्कुल, देखिए, और खासतौर से पीएम मोदी सिर्फ बड़े सपने देखने में यकीन नहीं करते हैं, उस सोच को, उस सपने को पूरा करना भी जानते हैं, और केवड़िया उसका उदाहरण है। और इस साल की बात करें, बीते 10-15 दिनों की बात करें, तो कई जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री ने एक तरह से उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, तो वो उस तरफ इशारा करती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री देश के हर हिस्से को, हर कोने को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, एक उदाहरण है डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का, एक उदाहरण है। साल 2006 में इसकी परिकल्पना की गई थी, लेकिन साल 2014 तक ये सिर्फ कागजों पर घूमता रहा, 1 किलोमीटर भी लाइन नहीं बिछ पाई। अब एक तरह से कह सकते हैं कि इसके 2 खंड पर अभी एक आवागमन भी शुरू हो गया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के कई राज्य न रेल की कनेक्टिविटी से जुड़े हुए थे, न सीधी उड़ान सेवाओं से जुड़े हुए थे। उड़ान के जरिए, रेल नेटवर्क के जरिए उनको जोड़ा जा रहा है। तो साथ ही साथ डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए हम देख रहे हैं कि देश के हर गांव को अगले 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना, इसकी वजह से शहरों से ज्यादा इंटरनेट की खपत गांव में हो रही है। तो इसका सीधा मतलब है, ये जो कनेक्टिविटी है सिर्फ उद्योग को बढ़ावा नहीं देता है, रोजगार, स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगा, और एक तरह से आत्मनिर्भर भारत, नए भारत की जो प्रधानमंत्री पूरे उस क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का ये मादा रखता है। जो रेल हमारी पटरियां हैं वो विकास की नई गाथा लिख रही हैं, और मेट्रो सिस्टम भी, जिस तरह से एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पर अहमदाबाद और सूरत में आज इसकी शुरुआत होगी, उन्हें मिलने वाला है, ये भी बहुत ही सहूलियत भरा और लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का, सुमन और सुधाकर, इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए हमारे अगले एजेंडे की बात करते हैं। तो बात करते हैं वैक्सीनेशन प्रक्रिया की। जी हाँ, देश के विभिन्न राज्यों में आज भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, और कल दूसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दूसरे दिन भी 6 राज्यों के तमाम केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की प्रक्रिया जारी रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को टीकाकरण के दूसरे दिन कुल 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 17,072 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। दोनों दिन को मिलाकर अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को टीका लगा दिया गया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान के दूसरे दिन भी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दूसरे दिन 6 राज्यों के तमाम केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की प्रक्रिया जारी रही। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लाभार्थियों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को टीकाकरण के दूसरे दिन कुल 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 17,072 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। To summarize, a total of 2,24,301 beneficiaries, out of which 2,07,229 of day 1 have been vaccinated till 17th January as per the provisional reports. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ज्यादातर जगहों पर टीकाकरण पूरी तरह से सुचारू रूप से चला। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई, तो कुछ जगहों पर लोगों को टीका लगाने के बाद थोड़ी दिक्कतें हुई। कोविड के टीकाकरण से संबंधित 447 AFIs रिपोर्ट हुई हैं, और उनमें से केवल 3 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और उन 3 में से भी
एक जो नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी प्रकार दूसरे जो हमारे एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें भी डिस्चार्ज किया जा चुका है, और एक जो तीसरे एम्स ऋषिकेश में हैं वो हैं अस्पताल में और उनकी स्थिति अच्छी है, बेहतर है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का पहला दिन बेहद सफलताओं भरा रहा। दोनों दिनों को मिलाकर अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को टीका लग चुका है। पहले दिन के आंकड़ों की बात करें तो करीब 2,07,000 से भी ज्यादा लोगों को टीका लगा। ये पूरे विश्व में पहले दिन टीका लगाने का रिकॉर्ड है। राज्यों को टीकाकरण अभियान के लिए 2 प्रकार के कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की गई है, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की गई है, तो वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की आपूर्ति 12 राज्यों को की गई है। कर्नाटक में रविवार को राज्य के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को टीके दिए गए। There will be some kind of apprehensions. In spite of all that, reaching 62% is a really good turnout according to me. जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के 94 वर्षीय वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर पीसी डांडिया ने कोविड-19 का टीका लगवाया और कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। जितने टीके हैं वो सभी सुरक्षित हैं, और भारत के टीके जो बने हैं इनको भी उसी तरह के साइंटिस्ट ने बनाया है कि जो बहुत ऊंचे वैज्ञानिक हैं और इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं और टीका लगाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। पूरा देश इस महाअभियान के जरिए कोरोना पर निर्णायक प्रहार की तैयारी में जुट गया है। टीकाकरण पर विपक्ष के सवालों पर सरकार ने करारा पलटवार किया है। हम लोगों ने कहा पहले कोरोना वॉरियर्स यानी जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल फ्रेटर्निटी है पहले उनको लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स के साथ यदि किसी को जूझना पड़ता है तो उन्हें जूझना पड़ता है, उनके लिए पहले प्रिकॉशन आवश्यक है। मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया है, और ये कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे। अरे भाई, आप कुछ कर नहीं सकते वो तो हम जानते हैं, सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है इसको क्यों रोकते हो? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि टीकाकरण के बाद अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसका वैक्सीन के इस्तेमाल से ही हो। कुल मिलाकर टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है और लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नितेंद्र सिंह के साथ न्यूज 9 डेस्क, डीडी न्यूज। नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, पहला सवाल यही कि किस तरह से ये पूरा टीकाकरण अभियान जारी है? कोविन ऐप अब पब्लिक प्लेटफॉर्म के बीच आ चुका है, किस तरह की शुरुआती खबरें आपको मिल रही हैं? आज तीसरा दिन है, क्या कुछ जानकारी अभी है? देखिए, पूरे देश में सभी राज्य अपने अपने तरीके से टीकाकरण को चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर राज्य में दिन तय कर रखे हैं किन किन दिन को टीकाकरण किया जाएगा। किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, किसी ने 2 दिन अपना डिसाइड कर रखा है अपने जो तय क्षमता के हिसाब से। और कल 6 राज्यों में टीकाकरण हुआ, जिसमें 17,072 लोगों को टीका लगा, और अब तक 2,24,000 लोगों का टीका लग चुका है, जिसमें से 400 से अधिक लोगों को थोड़ी सी मामूली एक साइड इफेक्ट हुआ और 3 लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनको भी अस्पताल से ऑलमोस्ट दी गई है। तो निश्चित तौर पे टीका बेहद सफल रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है दया कि एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं टीका लगा है तो वो भारत में लगा है। और आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से मैन पावर का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कोविन ऐप है उसमें तमाम डाटा को फीड किया जा रहा है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और एक व्यवस्थित तरीके से इस टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे गुजरता जाएगा
लोग अपनी अपनी बारी से जिनकी बारी आएगी वो अपना टीका लगाते जाएंगे। बिल्कुल नितेंद्र, इस बीच तमाम सवाल भी सामने आ रहे हैं कि जो पहला चरण है उसमें सिर्फ जो कोविड वॉरियर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उत्साह और स्वीकारता इस वैक्सीन को मिल रही है तो हमारी बारी कब आ सकती है? तमाम तरह के इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? क्या अगले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन अभी इस वक्त खुल गया है? क्या नॉर्मल जो आम लोग हैं क्या वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? देखिए, सरकार ने बहुत क्लियर इसमें बताया है कि पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर जो हैं उनको लग रहा है 1 करोड़ उनकी संख्या है। उसके बाद जो दूसरी जो चरण होगी उसमें 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर है, जिसमें पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल, सेना के जवान या निगम के कर्मचारी, उनको दिया जाएगा। जहां तक आम पब्लिक का सवाल है, जब इन लोगों में तकरीबन 60% लोगों का हो जाएगा, इन 3 करोड़ लोगों में, और ये समय करीब करीब मार्च के आखिर तक ऐसा अनुमान लगाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ कि मार्च के आखिर तक 60% लोगों को लग जाएगा, जो 3 करोड़ लोग हैं। उसके बाद ही जो कोविन ऐप है वो आम जनता के लिए खुलेगा, या फिर जो कोविड का जो पोर्टल है, कोविन का जो पोर्टल है वो खुलेगा आम जनता के लिए, जिसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं। अभी आम जनता के लिए इसमें रजिस्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार इसके लिए बाकायदा बताएगी जब वक्त आएगा। उस समय तक भी और भी हमारे जो वैक्सीन है वो उसकी उपलब्धता भी बढ़ जाएगी, और ये जो 3 करोड़ लोग सबसे पहले डिसाइड किए गए हैं, जिनका निर्णय लिया गया, उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी कुछ राज्यों के साथ साथ आज राजधानी दिल्ली में भी 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल्स खुल रहे हैं। नितेंद्र, तो किस तरह के SOPs वहां पे जारी किए गए हैं सरकार की ओर से? देखिए, स्कूल में जो SOP है वो वही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो मास्क है उसको लगा के रखना है प्रॉपर, जो हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था है उसको प्रॉपर करना है, और जो क्षमता है क्लास की, उस क्षमता से कम संख्या में बच्चों को बुलाना है, ताकि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरी तरीके से पालन हो जाए। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बच्चों को खासतौर पे पहले 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को, उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आगे और भी बच्चों के लिए सरकार इसमें दिशा निर्देश जारी करते हुए स्कूल खोलने की व्यवस्था करेगी। बिल्कुल नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो टीकाकरण अभियान का आज 3रा दिन है और लगातार ये अभियान जारी है, और इसमें जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको पहले ये वैक्सीन दी जा रही है। आज के आखिरी एजेंडे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि कानूनों की। जी हाँ, कृषि कानून को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रही खींचतान के बीच सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को नए कृषि कानूनों को अगले आदेशों तक लागू करने पर रोक लगा दी थी। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की और इसे 18 जनवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया था। सर्वोच्च अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के स्वयं को अलग कर लेने के मामले पर भी गौर कर सकती है। न्यायालय दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई केंद्र सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रतिवादी किसान संगठनों को पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर चुका है। किसानों की शिकायतों को सुनने तथा गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। ये पीठ समिति से मान के स्वयं को अलग करने और उनकी जगह किसी अन्य को नियुक्त करने जैसे मामलों पर भी विचार कर सकती है। किसानों और सरकार के गतिरोध को सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP की गारंटी की मांग को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 तारीख को किसानों के साथ आगामी प्रस्तावित वार्ता को लेकर कहा कि उनकी अपेक्षा है कि किसान कानून के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा करें और कानून वापसी के अलावा जो भी विकल्प हो सकता है उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। सरकार उस पर अमल करने पर विचार करेगी। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर
विचार करने को खुले मन से तैयार है। और हमारे साथ इस वक्त विकास सारथी जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से, हमारे संवाददाता। विकास, सुनवाई से पहले ही जो किसान नेता हैं वो ट्रैक्टर मार्च का पूरा प्लान यहां पर जारी कर चुके हैं। क्या कुछ कहा दिल्ली पुलिस ने अदालत में, और अब सभी निगाहें अदालत में, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? हाँ जी जय, आज जो मुख्य एजेंडा था सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई का, वो इस रैली को लेकर के ही था। और इससे पहले की सुनवाई में ये दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो एक राष्ट्रीय पहचान है, वो एक नेशनल इवेंट है, और उसमें किसी भी तरह की रुकावट या उस दिन ऐसा कोई भी कृत्य करना जिससे कि भारत की छवि दुनिया भर में उसको एक तरीके से धक्का लगे, ऐसी कोई कार्रवाई करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट को नहीं देनी चाहिए। तो कोर्ट ने हालांकि ये एक टिप्पणी की थी कि दिल्ली में किसको आने देना है और किसको प्रवेश करने से रोकना है, ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का अख्तियार है, पूरा अधिकार है दिल्ली पुलिस के पास कि वो इस पे कानून सम्मत कार्रवाई करे, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे संगठन हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे दे इस तरह का, तो पुलिस के लिए काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि अगर हम रोकते हैं तो किसी तरह से वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। जब किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे या इस तरह की बात जब वो कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि कोर्ट किसी तरह से दखल दे और एक आदेश पारित करके इन सभी संगठनों को निर्देश दे कि 26 जनवरी के दिन इस तरह की कोई गतिविधि किसान नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई किसान नहीं करेंगे, जिससे गणतंत्र दिवस समारोह की जो भी उसमें चीजें होती हैं, चाहे वो परेड हो, चाहे और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन पर किसी तरह का असर पड़े। बिल्कुल, तो देखना होगा क्या कुछ आज अदालत में होता है, क्या कुछ टिप्पणी और निकल कर आती है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय कम है विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज़ पर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।